नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटराइड्स। मेरा नाम है अमित और मेरे पीछे खड़ी है नई कैमरी हाइब्रिड। ये है 8th जनरेशन मॉडल और इस गाड़ी के अंदर 4थी जनरेशन का हाइब्रिड लगा है। इस गाड़ी को हमने आज दिन भर चलाया और मैं आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। अपने सेगमेंट में इस तरह की और कोई दूसरी गाड़ी नहीं है। हालांकि आप अगर इसे कंपेयर करना चाहें तो आप इसे स्कोडा सुपर्ब और फोक्सवैगन पसाट से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जो इसे सेपरेट करती है उन गाड़ियों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डिज़ाइन के साथ। और इस गाड़ी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पुरानी वाली जो कैमरी थी वो उतनी आकर्षक नज़र नहीं आती थी और वो शायद एक कारण था कि उस गाड़ी की सेल्स जो थी पिछले कुछ सालों से थोड़ी ढीली पड़ गई थी। लेकिन इस गाड़ी के साथ टोयोटा ने इसकी डिज़ाइन को पूरी तरह से रिफ़्रेश कर दिया है और सबसे बड़ा चेंज जो है वो आपको देखने मिलेगा सामने से। इसका जो फ्रंट ग्रिल है कुछ लेक्सस की गाड़ियों से प्रेरित लगता है और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, काफ़ी एग्रेसिव ग्रिल है। और इसके ये जो स्लैट्स हैं नीचे ये काफ़ी एग्रेसिव है। या तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और या फिर आपको नहीं आएंगे। ये जो कलर है यहाँ पर ये ग्रे है और ये कांस्टेंट रहता है। 7 कलर्स में ये गाड़ी अवेलेबल है। ये डार्क ब्राउन कलर के साथ में भी आपको ग्रे मिलेगा, इसलिए थोड़ा मर्ज लग रहा होगा। जो लाइटर कलर्स हैं या कुछ और जैसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स रेड या फिर वाइट में आपको ये जो डार्क ग्रिल है ये उठ करके नज़र आती है। टोयोटा का जो ये बैज है यहाँ पर ये जो नीले रंग का हाईलाइट आप देख रहे हैं ये इस बात की ओर इंगित करता है कि एक हाइब्रिड है। हेडलाइट्स यहाँ पर पूरी तरह से एलईडी है। ये एक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, साथ में एलईडी डीआरएल भी दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग लाइट्स नहीं मिलती है जो कि मेरे ख्याल से दिया जाना चाहिए था इस सेगमेंट के अंदर। फॉग लैंप्स भी अवेलेबल है और अगर आप नीचे वाला पोर्शन देखेंगे बम्पर का तो आप पाएंगे कि ये जो विंगलेट्स हैं ये काफ़ी आगे आए हुए हैं, काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो सामने से टोयोटा ने इस गाड़ी को पूरी तरह से बदल दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती है। बॉनेट की लाइन्स भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्रीजेस दिए गए हैं। तो ये थी कहानी सामने की। और अगर आप साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये गाड़ी ज़्यादा लंबी लगती है, ज़्यादा स्लीक लगती है, ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। अब वो चीज़ हासिल करने के लिए टोयोटा ने इसका जो बॉनेट था उसे 40 mm नीचे किया है। रूफ लाइन को भी 25 mm नीचे किया गया है ताकि गाड़ी ज़्यादा लंबी लगे, ज़्यादा स्पोर्टी लगे। और हालांकि इसकी जो रूफ़ है वो काफ़ी स्ट्रेट है, स्लोपिंग रूफ लाइन नहीं है कूपे के जैसी, लेकिन सी पिलर में इन लोगों ने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये नीचे की ओर स्लोपिंग लगे लेकिन फिर भी हेडरूम के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। इसके लिए सी पिलर काफ़ी थिक है और यहाँ पर आपको ये लाइन नज़र आएगी। इसके हॉन्चेस जो कि इसके पीछे वाले फेंडर्स के आसपास का एरिया है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। काफ़ी नीट, काफ़ी क्लीन लाइन्स हैं, ओवरडन नहीं है। आप इसकी शोल्डर लाइन देखिए, बहुत ही क्लियर क्लीन लाइन दी गई है। क्रोम डोर हैंडल से गाड़ी काफ़ी प्रीमियम लगती है। साइड से अगर आप इसे देखेंगे तो काफ़ी लंबी, काफ़ी आकर्षक लगती है और पुरानी वाली गाड़ी से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नज़र आएगी आपको। रूफ एंटीना इस गाड़ी के ऊपर नहीं दिया गया है। रिसीवर जो है वो पीछे वाली विंडस्क्रीन के अंदर इंटीग्रेटेड है। 18 इंच के व्हील्स लगे हैं, 5x4 का कॉन्फ़िगरेशन है इसके अलॉयज़ का। अलॉयज़ काफ़ी स्मार्ट है बट मेरे ख्याल से और भी एक अच्छा डिज़ाइन चूज़ किया जा सकता था। इसमें ख़राब लगते हैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल से और आकर्षक डिज़ाइंस इन अलॉयज़ के लिए चूज़ किए जा सकते थे। 235 सेक्शन का टायर है, 45 प्रोफाइल है। लो प्रोफाइल टायर यूज़ किया है इसके लिए टोयोटा ने। ब्रिजस्टोन के तुरंजा टायर्स लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिप है। और ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो आजकल ARAI ग्राउंड क्लियरेंस केवल लेडन वेट जो कि ग्रॉस वेट होता है, जब आप 5 लोग बिठा देते हैं गाड़ी में, उसके बाद जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है उसके लिए सर्टिफिकेशन देता है और वो सर्टिफिकेशन इस गाड़ी को मिला है 105 mm का। अनलेडन वेट के साथ गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस हम लोगों को स्पेसिफाई नहीं किया गया है। पीछे भी आगे की तरह पूरी तरह से LED कॉम्बिनेशन लैंप्स है विद LED ब्रेक लाइट्स, काफ़ी आकर्षक लगते हैं। हॉरिजॉन्टली इसको लेआउट किया गया है और यहाँ पे आपको एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा नज़र आएगा, साथ में सेंसर्स भी लगे हुए हैं। और ये हाइब्रिड साइन जो है इस बात की ओर इशारा करता है कि ये गाड़ी एक प्रॉपर हाइब्रिड कार है। बूट को अगर आप खोलेंगे तो अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नज़र आएगा। पहले के मुकाबले टोयोटा ने यहाँ पर स्पेस काफ़ी बढ़ा दिया है। जो यहाँ पर बैटरीज होती थी उनको सीट के नीचे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो अंदर काफ़ी सारा स्पेस निकल के आ गया है। 593 लीटर्स का बूट स्पेस है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है और बूट स्पेस के मामले में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। दूसरी जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि अंदर जो अलॉय व्हील है वो फुल साइज़ है, फुल साइज़ टायर भी है और अलॉय व्हील जो है वो भी यहाँ पे दिया गया है, स्टील रिम नहीं है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल इस गाड़ी को अगर आप देखेंगे तो पहले की गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है, स्लीकर है। और जिन लोगों को इसकी स्टाइलिंग से प्रॉब्लम थी इसलिए वो गाड़ी नहीं ले रहे थे, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है, इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। हालांकि इसे अगर आप कंपेयर करें स्कोडा सुपर्ब से या फिर फोक्सवैगन पसाट से, तो वो जर्मन यूरोपियन किस्म की एक डिज़ाइन है। ये एक जापानीज़ डिज़ाइन है और जैसा मैंने पहले आपको बोला इसका जो फेस है वो काफ़ी कुछ लेक्सस से इंस्पिरेशन लिया हुआ है।
लेकिन अब इस गाड़ी का अपना एक कैरेक्टर है, देखने में काफ़ी आकर्षक लगती है और मेरे ख्याल से जो एक डिज़ाइन वाला वीक पॉइंट था वो गाड़ी का कवर हो गया है। कैमरी जो है वो एक शोफर ड्रिवन गाड़ी है और अंदर स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फीचर्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंदर चल के बैठते हैं और देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या नए फीचर्स हैं, इंटीरियर में क्या बदलाव किए गए हैं और स्पेस की क्या हालत है। अंदर बैठने से पहले मैं आपको एक चाबी दिखाना चाहूँगा। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो टोयोटा का लोगो है और कैमरी का जो नया लोगो है वो भी बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। और इसके अंदर कोई चाबी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि जब आप गाड़ी के पास जाते हैं तो उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है और अगर गाड़ी लॉक्ड भी है तो आपको खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल हैंडल खींचना है और गाड़ी अपने आप खुल जाएगी। इंटीरियर भी पूरी तरह से ओवरहॉल किया है टोयोटा ने इस गाड़ी का और अब ये जो इंटीरियर है ये काफ़ी ज़्यादा रिच, काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लगता है। हम लोग चालू करते हैं जो राइट डोर पैनल है उससे, और यहाँ पे आपको 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए पूरी जगह मिलती है। उसके अलावा जो डोर पैनल है यहाँ पर आपको एक छोटी जगह मिलती है जहाँ पे अपना एक वॉलेट रख सकते हैं। जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं वो डैश पे आपको सॉफ्ट टू टच रबर मिलेगा। बीच में ये एक प्लास्टिक इंसर्ट है जिसे टोयोटा कहता है ऑनिक्स इंसर्ट। हालांकि ये प्लास्टिक है लेकिन मटेरियल देखने में और टच करने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। उसके अलावा जो तीसरी लेयर है ये है लेदर की और नीचे है आपके पास प्लास्टिक। और उसी तरह से यहाँ पर डोर पैनल्स पे आपको मिलता है पियानो ब्लैक और लेदर। ऊपर का पैनल जो है ये भी सॉफ्ट टू टच प्लास्टिक है, काफ़ी अच्छा लगता है इसे टच करने में। ORVMs यहाँ पर फोल्डिंग है आपके पास में, आप इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो मिरर्स हैं इनका व्यूइंग एंगल काफ़ी वाइड है तो आपको काफ़ी अच्छे से नज़र आता है पीछे से क्या आ रहा है। और इसका जो सरफेस है उस पर एक हाइड्रोफिलिक कोटिंग करी गई है ताकि इसके ऊपर अगर पानी पड़े तो बूंदें ठहरे नहीं और आपको पूरी तरह से ठीक से नज़र आता रहे पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 वे मेमोरी सेटिंग मिलती है सीट्स के लिए और ये सेटिंग्स जो है ये इलेक्ट्रिकली पावर्ड सीट्स के साथ काम करती है। ये जो पावर्ड सीट्स हैं ये 10 वे एडजस्टेबल हैं, न सिर्फ आगे पीछे के लिए लेकिन लंबार सपोर्ट जो है उसके लिए भी ये सीट्स इलेक्ट्रिकली पावर्ड है। बात अब करें हम लोग स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकली पावर्ड है और इसे आप रीच और रेक दोनों के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। कुछ बहुत ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों में भी आपको ये फीचर अवेलेबल नहीं होता है और यहाँ पर ये फीचर आपको टोयोटा ने अवेलेबल करवाया है। स्क्रीन्स की हम लोग अगर बात करें तो सेंट्रल स्क्रीन आपकी 8 इंच की है, 7 इंच का MID डिस्प्ले दिया गया है। मेरे ख्याल से इसका रेजोल्यूशन और अच्छा हो सकता था लेकिन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाती है। उसके अलावा सामने आपको मिलता है एक 10 इंच का HUD जिसे हम हेड्स अप डिस्प्ले बोलते हैं, जहाँ आपको स्पीड के अलावा आपका जो गियर एंगेज्ड है वो और कंपास या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप वहाँ पर देख सकते हैं ताकि आपकी नज़रें रोड से ना हटें। इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो टच फील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एकदम हाई रेजोल्यूशन है। जैसा मैंने आपको बोला MID जो है वो थोड़ा और हाई रेजोल्यूशन हो सकता था लेकिन ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसे टोयोटा ने JBL के 9 स्पीकर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमने इसे टेस्ट किया और आप लोगों में से जिन लोगों को संगीत सुनना पसंद है उन्हें ये ऑडियो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। उसके अलावा एक जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कंप्लाइंट नहीं है। अगर आप इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ ब्लूटूथ या ऑक्स इन के थ्रू कर सकते हैं या फिर मिराकास्ट और मिरर लिंक नाम की 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके थ्रू आप अपना फ़ोन इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो क्वालिटी है मटेरियल्स की यहाँ पर भी बहुत अच्छी है और अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि पियानो ब्लैक जैसा यहाँ पे फिनिश दिया है लेकिन यहाँ पे जो बटन से इनको भी मेटालिक एक टच दिया है, काफ़ी अच्छा लगता है। डायल्स की जो फील है वो भी काफ़ी सॉलिड है और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आजकल के किसी भी इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक और अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग प्लेटफॉर्म मिलता है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो वायरलेस चार्जिंग इनेबल्ड है तो उसे यहाँ पर रख करके आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे स्लाइड करेंगे तो नीचे आपके पास और स्पेस निकल के आ जाएगा जहाँ अपना वॉलेट या सेलफ़ोन आप रख सकते हैं। यहाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट लगा है, एक USB सॉकेट भी है और ऑक्स इन भी यहाँ पर आपको मिलता है। अगर आप डैशबोर्ड को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक वाई शेप है और टोयोटा भी इसे इसी तरह से डिस्क्राइब करता है। उनका कहना है कि एक वाई शेप्ड डैशबोर्ड है जो कि अपने आप में एक नया डिज़ाइन उन लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। 2 कप होल्डर्स हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी बात है वो सीट्स के बारे में ये है कि ये वेंटिलेटेड है, तो आपके AC की जो हवा है वो वेंटिलेटर्स के थ्रू सीट के नीचे से आप तक पहुंचती है, तो आपकी जो बैक है उस पर पसीना नहीं आता है, जो आपकी थाइज़ है उस पर पसीना नहीं आता है। और ये बहुत ही अच्छी फीचर है इंडिया के लिए जहाँ पर टेम्परेचर्स काफ़ी हाई होते हैं। आर्मरेस्ट भी लेदर में रैप्ड है और नीचे आपके पास बहुत सारा स्पेस और निकल के आता है।
तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है स्टोरेज के लिहाज से। MID की हम लोग अगर बात करें तो जो कंट्रोल्स हैं उसके थ्रू आप MID को बड़ा ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी मैं नेविगेट कर रहा हूँ, अलग अलग जो मेन्यूज़ हैं, ये म्यूज़िक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है और यहाँ से आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। आप HUD में आपको जो कंट्रोल्स चाहिए, जो भी देखना है, उसे आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर पीछे ब्लाइंड्स लगे हैं जिन्हें आप इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो आपको टैकोमीटर नज़र नहीं आएगा। उसके बजाय यहाँ पर एक इको और पावर मोड का साइन है। अगर आप गाड़ी आराम से चला रहे हैं तो कांटा आपको इको पर दिखाएगा, अदरवाइज़ पावर पे जाएगा। लेकिन अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, अगर आप ब्रेक कर रहे हैं या फिर डेसेलरेट कर रहे हैं तो वो चार्जिंग पे आ जाएगा। इंजन टेम्परेचर यहाँ पर है और स्पीडोमीटर आपको राइट में मिलता है। फ्यूल गेज भी आपको राइट में मिलता है नीचे की तरफ। इन सब चीज़ों के अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एंट्री कीलेस है, तो पुश बटन स्टार्ट भी है। गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हैं तो हाइब्रिड होने के नाते जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है तब इंजन कई बार चालू नहीं होता है और गाड़ी बड़ी खामोशी के साथ आगे बढ़ती है, तो वो बात कभी कभी आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगी, लेकिन आप बहुत जल्दी यूज़ टू हो जाएंगे उस चीज़ के साथ भी। एक बहुत अच्छी फीचर जो टोयोटा ने यहाँ पर दी है वो है सनरूफ, और ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, तो आप इसे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। हालांकि ये पैनोरामिक नहीं है, लेकिन फिर भी सनरूफ आजकल बहुत डिमांड में है, ख़ास करके इंडिया में, और ये फीचर देना मेरे ख्याल से इस गाड़ी की सेल्स को बढ़ाने में सहायक होगा। ड्राइवर साइड जो सनशेड है, यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है जो कि इल्यूमिनेटेड है, ऊपर बत्ती लगी है, और ठीक वैसा ही सनशेड आपको पैसेंजर साइड पर भी मिलता है। उसके अलावा अगर आप हेडरूम की बात करें तो मेरे ख्याल से सामने वाला हेडरूम जो है, अगर आपकी सीट ज़रा ऊंची है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबे ड्राइवर्स को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है तो ये हाइट आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन 6 फुट तक की हाइट के लिए किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT लगा है और आप ड्राइव सेलेक्टर को D में डालने के अलावा स्पोर्ट मोड में भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास पैडल शिफ्टर्स है जिसके थ्रू आप मैनुअली भी गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं आपको, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। उसके अलावा एक EV मोड भी है जिसमें गाड़ी सिर्फ बैटरी पर चलती है, लेकिन इस पर आपको रेंज 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपको मिलता है एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग होल्ड, ताकि अगर आप किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो गाड़ी जो है वो अपने आप को होल्ड करके रखती है, पीछे की ओर नहीं जाती है। पार्किंग ब्रेक भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। उसके अलावा इस गाड़ी में लगे हैं 9 एयरबैग और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ये गाड़ी आपको देती है 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आसियान एनकैप में। दिस इज़ नॉट ग्लोबल एनकैप, दिस इज़ आसियान एनकैप, लेकिन ये गाड़ी बहुत ही सेफ़ है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सेफ़ है। 9 एयरबैग हैं और बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी लगे हैं। चारों तरफ जो ब्रेक्स हैं वो डिस्क्स हैं, ABS है, तो सेफ्टी के मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है टोयोटा ने। और ये गाड़ी जो ग्लोबल उनकी कार है उसी की तरह बहुत ज़्यादा सेफ़ है। ग्लव बॉक्स का साइज़ काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर ये ग्लव बॉक्स चिल्ड होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वो एक ऐसी फ़ीचर है जो मुझे लगता है कि मिसिंग है। अंदर वाला जो आपका RVM है वो इलेक्ट्रोक्रोमैटिक है और आपको उसे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप डिम हो जाता है। जैसे ही आप इस बटन को दबा कर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिम हो जाता है और पीछे की जो गाड़ियाँ हैं उनकी बत्तियाँ आपको मध्यम नज़र आने लगती हैं। हेडलैम्प्स जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं, लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स लगे हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में टोयोटा ने इसे भर दिया है सारे फीचर्स के साथ में। अब ये गाड़ी स्कोडा सुपर्ब और फोक्सवैगन पसाट के मुकाबले फीचर्स के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है, बल्कि उनसे 1-2 जगह पर आगे ही है। तो ये हुई बात सारे फीचर्स की। सीट्स बड़ी कंफर्टेबल हैं और टोयोटा की गाड़ियाँ हमेशा जानी जाती हैं अपने कंफर्ट के लिए, तो उस लिहाज से आज भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आपको अगर फ्यूल लिड खोलना है तो ये बटन यूज़ कर सकते हैं, दबा के रखना होता है कुछ वक्त के लिए, और बूट खोलना है तो ये बटन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा कंपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं टोल टिकट्स या कोई भी छोटे सिक्के रखने के लिए। ओवरऑल जो फीलिंग है यहाँ पर वो काफ़ी सिमिलर है, ऑल्दो उतनी रिच नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लेक्सस से कंपेयर करेंगे तो ES 300H जैसी कुछ फील आती है। काफ़ी रिच, काफ़ी पॉलिश्ड, काफ़ी रिफाइंड फीलिंग आती है, और करंट फॉर्म में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस बन के उभर के सामने आती है और काफ़ी एस्पिरेशनल, काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल लगती है। आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहेंगे, इस गाड़ी के अंदर बैठना चाहेंगे। NVH लेवल्स बड़े ही अच्छे से कंट्रोल किए हैं टोयोटा ने। बाहर की किसी भी तरह की साउंड, चाहे वो टायर नॉइज़ हो, बाहर की एम्बियंट नॉइज़ हो या फिर विंड नॉइज़ हो, किसी तरह की कोई नॉइज़ आपको अंदर नहीं आएगी, और वो बड़ा सहायक होता है आराम के लिए जब आप लंबे डिस्टेंस के लिए जाते हैं। तो ये हुई बात आगे वाली सीट्स की। अब हम चलेंगे पीछे वाली सीट्स पर और देखेंगे कि वहाँ पर क्या हाल है। गाड़ी में अंदर घुसते वक्त
आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि सीटें ज़रा नीची हैं, तो अगर आपके फैमिली में बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नीची सीटें ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। तो उस लिहाज से तो बहुत यूज़फुल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन 80% 90% लोगों के लिए ये सीट्स अंदर घुसने के लिए परफेक्टली कंफर्टेबल है। उसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ड्राइवर सीट है वो मेरी ड्राइविंग पोजीशन के लिए सेट है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नी रूम है मेरे पास। नी रूम में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है। डोर पैनल में आपको बड़ी बॉटल, हालांकि यहाँ पे अभी छोटी बॉटल रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल भी बड़े आराम से आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा स्पेस है, पियानो ब्लैक एक पैनल दिया है और लेदर है। उसके अलावा आपको ये सन ब्लाइंड्स भी मिलते हैं जो कि गर्म मौसम में आपको मदद करेंगे। पीछे के दोनों पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लाइट्स हैं, और ये बड़ा ही वाइड एक आर्म रेस्ट आपको मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर्स भी लगे हुए हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये है कि यहाँ पर सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं कैपेसिटिव टच के थ्रू, और आप अपनी सीट बैक को 8 डिग्री तक रिक्लाइन कर सकते हैं इस बटन को दबा करके। ये देखिए, तो ये जो बटन है ये उस वाली सीट के लिए है, और मैं अपनी सीट को ये वाला बटन दबा करके पीछे कर सकता हूँ और आगे भी कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम को ये बटन दबा करके बंद कर सकता हूँ, ऑडियो बंद कर सकता हूँ, और मैं अपना सोर्स भी चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे ऑडियो जो है वो रेडियो से चाहिए या ब्लूटूथ से चाहिए। जो भी मोड चाहिए, जो भी सोर्स चाहिए, मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। मैं चैनल्स और फोल्डर्स ब्राउज़ कर सकता हूँ, ट्रैक चेंज कर सकता हूँ या रेडियो ट्यून कर सकता हूँ, वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, और उसके अलावा जो पीछे वाला सन ब्लाइंड है उसे मैं इस बटन के द्वारा ऊपर या नीचे भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पर एक 3 ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल है। आगे के लिए 2 टेम्परेचर जोन्स हैं और पीछे के लिए भी एक टेम्परेचर जोन है, तो मैं यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो भी एक बड़ा अच्छा फीचर है। उसके अलावा ये जो आर्मरेस्ट है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वाइड है, काफ़ी बड़ा है, तो आराम के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास एक थ्रू होल है जिसे आप नीचे करके बूट से कुछ भी सामान निकाल करके आगे ले सकते हैं, तो वो एक और अच्छा एडिशनल फीचर है। अगर आप थाई सपोर्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा थाई सपोर्ट है, मेरे ख्याल से बहुत ही कंफर्टेबल सीट है ये। कंफर्ट के मामले में मेरे ख्याल से इस सीट से कोई शिकायत नहीं है मुझे। हेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा लंबे अगर आप नहीं है तो आपके हेड के लिए सफिशिएंट जगह है। आपको एक कोट हुक मिलता है यहाँ पर। उसके अलावा डेडिकेटेड एसी वेंट्स हैं और 2.1 एम्पियर के USB सॉकेट्स भी आपको मिलते हैं ताकि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चार्ज कर सकें। तीसरे पैसेंजर के लिए अगर आप बात करें तो सीट जो है उभरी हुई है, और ये जो सीट है बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है तीसरे पैसेंजर के लिए। मेरे ख्याल से किसी छोटे डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे तीसरा पैसेंजर बैठा सकते हैं, लेकिन इस तरह की गाड़ियों में तीसरे पैसेंजर को बैठाना मुनासिब नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर एक तीसरा हेडरेस्ट दिया गया है, तो अगर आप तीसरा पैसेंजर यहाँ पे बैठाना चाहते हैं तो उसे बैठा सकते हैं और उसके पास अपना एक हेडरेस्ट रहेगा। एक और जो बड़ी ज़रूरी बात है वो है कि शॉफर ड्रिवन गाड़ियों में जनरली जो ओनर है कार का वो यहाँ बैठता है, और उसके लिए टोयोटा ने यहाँ पर बटन्स दिए हैं। आप सामने वाली सीट को एक बटन दबा करके या तो रिक्लाइन कर लें या सामने की ओर झुका लें, या फिर इसे पूरी तरह से आगे ले जाएं ताकि आपके लिए लेग रूम निकल करके आ जाए और आप बड़े आराम से बैठ सकें। तो ये बात भी जो है ये आपके आराम को और ज़्यादा एनहांस करती है। मेरे ख्याल से आराम के लिहाज से, कंफर्ट के लिहाज से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशन जो है बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही सॉफ्ट है, एब्जॉर्बेंट है। खड्डों के ऊपर से गाड़ी बड़े आराम से निकलती है, तो उस लिहाज से आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके अलावा जो इंसुलेशन है अंदर, जो क्वाइटनेस है, वो भी आपके कंफर्ट को एनहांस करती है। तो बैक सीट कंफर्ट के हिसाब से नई कैमरी जो है बड़ी ज़बरदस्त है। आपको यहाँ पर बैठ करके बड़ा ही मज़ा आएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये गाड़ी एक हाइब्रिड है और इसके अंदर इंजन लगा है 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, और उसकी जो पावर आउटपुट है वो है 178 HP। टॉर्क यहाँ पर है 221 न्यूटन मीटर्स। और अगर आप बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की जो कि बैटरी से चलती है, तो वो 120 PS की पावर बनाती है। उसके अलावा अगर आप दोनों की पावर को कंबाइन कर दें तो आपको मिलेगी 218 HP की पावर, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो पावर के लिहाज से जो इफेक्टिव पावर आपको मिलती है वो आपको फोक्सवैगन पासाट और स्कोडा सुपर्ब से ज़्यादा मिलती है। तो गाड़ी में पावर डेफिनेटली है। उसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त है। ARAE की फ्यूल एफिशिएंसी रेटिंग इसकी
23 किलोमीटर से ज़्यादा है और इफेक्टिवली रोड पर भी आपको 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर सिटी में मिल जाएगा और हाईवे पे आपको 18 किलोमीटर पर लीटर तक मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है इस तरह की गाड़ी के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्वाइटनेस बहुत अच्छी है, सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की। आपको किसी तरह की कोई नॉइज़ नहीं आएगी। सस्पेंशन जब खड्डों पर से जाता है, हम लोग अभी बहुत ख़राब रोड पर चल रहे हैं, लेकिन आपको किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है। तो कंफर्ट के लिहाज से कैमरी, जो कि हमेशा एक बेहतरीन गाड़ी रही है, वो आज भी उतनी ही बेहतरीन है। हैंडलिंग के लिए काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं टोयोटा ने इस गाड़ी में, और अब इस गाड़ी में पीछे डबल विशबोन सस्पेंशन है, जिससे कि इसकी हैंडलिंग काफ़ी इंप्रूव हो गई है। इसका बॉडी रोल कम हुआ है, स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा लगता है, पहले के जैसा वेग नहीं है। स्टीयरिंग के अंदर काफ़ी सही वेट है और अगर आप इसे घुमावों के चारों तरफ चलाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन जो एक इशू है वो ये है कि ट्रांसमिशन, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस गाड़ी में लगा है, वो एक CVT है और उस कारण से जो शिफ्ट्स हैं वो बहुत क्विक नहीं है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे डुअल क्लच ट्रांसमिशन से, जो कि फोक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों में लगा रहता है। तो एंथुसियास्ट, जिन लोगों को गाड़ी तेज़ चलाने का शौक है, उनके हिसाब से अगर आप बात करें तो उस लिहाज से ये उतना फास्ट ट्रांसमिशन नहीं है और वहाँ पर ये गाड़ी थोड़ी सी मात खा जाती है। जब आप पेडल को दबाते हैं ज़ोर से तो गाड़ी थोड़ी नॉइज़ी होती है, एक्सेलरेशन उतना क्विक नहीं होता है और उस लिहाज से जो जर्मन गाड़ियाँ हैं, जो चेक गाड़ी है, वो बेहतर है। तो अगर आप कंफर्ट की बात करें, इंटीरियर फील, इंटीरियर रिचनेस, लग्जूरियस फील की बात करें तो ये गाड़ी डेफिनेटली उन दोनों गाड़ियों के बराबर या उनसे बेहतर है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग इन्वॉल्वमेंट की बात करें, अगर आप एक ड्राइवर हैं जो इस गाड़ी को खुद चलाना चाहता है, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से स्कोडा सुपर्ब ज़रा बेहतर है। इवन पसाट थोड़ी सी बेहतर है इस गाड़ी से, प्योरली बिकॉज ऑफ द बेटर ट्रांसमिशन। उसके अलावा हर तरह से आज ये गाड़ी टोयोटा ने बड़ी कंटेम्प्रेरी बना दी है और आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। नई कैमरी की प्राइस रखी है टोयोटा ने 36.95 लाख, जो कि पुरानी वाली कैमरी से भी थोड़ी सस्ती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं पुरानी गाड़ी से अगर आप कंपेयर करें तो, और उस लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज इस सेगमेंट के अंदर आपके पास और कोई हाइब्रिड गाड़ी नहीं है। अगर आप इसको इसके राइवल से, जो कि स्कोडा सुपर्ब है और फोक्सवैगन पसाट है, उनसे कंपेयर करें तो उनकी प्राइसेस इससे कुछ कम है। स्कोडा सुपर्ब और फोक्सवैगन पसाट की प्राइसेस 24 से 34 लाख रुपए तक है और इससे थोड़ी कम है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इस गाड़ी में आपको हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, उन गाड़ियों में नहीं मिलता। दूसरी बड़ी बात जो है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। यहाँ पे आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ओवर अ लॉन्गर टर्म जो मेंटेनेंस कॉस्ट्स हैं वो टोयोटा की गाड़ियों के बहुत कम होते हैं फोक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों के मुकाबले। तो अगर आप इस गाड़ी को 5-7 साल यूज़ करेंगे, जो एक्स्ट्रा कीमत आपको उस गाड़ी के लिए देनी पड़ रही है वो ये गाड़ी आपको वसूल करके देगी, और जब आप इसे बाज़ार में वापस बेचने जाएंगे तो टोयोटा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो उस लिहाज से ये एक अच्छा सौदा रहेगा आपके लिए। अगर आप एक ड्राइविंग ओरिएंटेड बायर हैं, अगर आपको तेज़ गाड़ी चलाना पसंद है, तो मेरे ख्याल से दोनों ही गाड़ियाँ फोक्सवैगन पसाट और स्कोडा सुपर्ब ड्राइवर के लिहाज से ज़्यादा अच्छी हैं, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी चाहते हैं, आपको आराम से ज़्यादा मतलब है, फीचर से ज़्यादा मतलब है, रिलायबिलिटी से और लो कॉस्ट से ज़्यादा मतलब है, तो ये गाड़ी डेफिनेटली उन दोनों गाड़ियों से बेटर है। कंफर्ट इस गाड़ी के अंदर बड़ा ही बेहतरीन है। तो अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं और कंफर्ट और फीचर्स आपकी प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली इस गाड़ी की टेस्ट राइड लिए बिना गाड़ी ना खरीदें। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको नई टोयोटा कैमरी हाइब्रिड के बारे में सब कुछ पता चला, पूरी जानकारी मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरॉइड्स को, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक बराबर पहुंचते रहें। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूं। ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।